नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 14वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। मतलब भाषा विकास में बोलने का महत्व क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को ना ये जो आज का थ्योरी क्लास है ना उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और उसके बाद ना जो जो चीज़ें मैं नोट करने के लिए बोलूँगा ना उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए भी चलना है। और मैं आप लोगों को ना इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। और आप लोग जितना भी टॉपिक को पढ़ते हो ना, सारे टॉपिक को ना सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से क्वेश्चन को बना पाओगे आप लोग। तो इसीलिए ना रटने पर नहीं, समझने पर अपना जोर देना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हो ना, सीधा सीधा सबसे पहले हम लोग ना इसका जो थ्योरी क्लास है उसको पढ़ते हुए चलते हैं। तो जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को नोट करना है आप लोगों को, ठीक है। ध्यान रखना इन बातों का। तो चलिए आज के टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब भाषा विकास में बोलने के महत्व के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला को आप लोग ध्यान से पढ़िए, हेल्प इन अवॉइडिंग हेजिटेशन, मतलब हिचकिचाहट को दूर करने में सहायक। तो क्या क्या चीज़ ऐसे हिचकिचाहट को दूर करने में सहायक होता है इसके बारे में जानेंगे। और हिचकिचाहट का जो मतलब होता है, हम लोग जब कोई भाषा को सीखते हैं या किसी के सामने जब बोलते हैं ना, तो हम लोगों के अंदर में एक अजीब सा हेजिटेशन होता है ना, हिचकिचाहट। बोलते बोलते कभी कभी हम लोग तोतलाने लगते हैं या पूरी तरह से अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। तो ये जो बोलने में हेजिटेशन होता है ना, उसी को हिचकिचाहट बोलते हैं। और क्या क्या होता है हिचकिचाहट, कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक आप लोगों को मैं बताऊँगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, स्पीकिंग इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच लैंग्वेज लर्निंग कैन बी ओवरकम बाय द हेजिटेशन इन चाइल्ड। मतलब अगर इसको हिंदी में बताऊँ ना, तो बोलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों में भाषा सीखने की झिझक को दूर किया जाता है। मतलब ये है कि आप लोगों को मान के चलो, अगर अंग्रेजी सीखना है ना, तो अंग्रेजी सीखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बार बार बोल बोल करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बार बार आप लोग बोल कर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों के अंदर जो हेजिटेशन है, जो हिचकिचाहट है, वो दूर होगा और फ्लुएंसी आएगा आप लोगों के बोलने में, ठीक है। तो ये हिचकिचाहट को दूर करने का उपाय होता है। दूसरा को ध्यान से पढ़िए, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस इन द क्लासरूम सम चिल्ड्रन लर्न इन अ वेरी कंफर्टेबल पोस्चर बट व्हेन द टीचर आस्क समथिंग दे बिकम साइलेंट। तो अगर आप लोगों को दूसरा को हिंदी में समझाओ ना, तो कक्षा में जब शिक्षण प्रक्रिया मतलब पढ़ाने के दौरान कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ना आरामदायक मुद्रा में ना सीखना पसंद करते हैं, कंफर्टेबल तरीके से। लेकिन जब एक शिक्षक ना कुछ प्रश्न पूछता है बच्चों से ना, तो जो बच्चे होते हैं वो चुप हो जाते हैं एकदम। मतलब यह है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने कंफर्ट के अनुसार पढ़ना पसंद करते हैं और अपने कंफर्ट होकर पढ़ते हैं, है ना, और सीखते हैं जो भी भाषा वगैरह जो भी पढ़ना होता है वो। लेकिन अचानक जब टीचर जो आकर उससे क्वेश्चन पूछ देता है ना, तो एकदम साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है, कुछ बोलने की मुद्रा में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हेजिटेशन हो जाता है, उनको हिचकिचाहट आ जाता है कि टीचर के सामने कैसे बोलूँ बोल करके। तो ये दूसरा हो गया आप लोगों का। तीसरा को ध्यान से पढ़िए, अ टीचर कैन इनकरेज स्टूडेंट टू स्पीक अ न्यू लैंग्वेज बाय अलाउिंग देम टू स्पीक फ्रीली वेल द टॉलरिंग देयर मिस्टेक। मतलब यह है कि एक जो शिक्षक होता है वो छात्रों को स्वतंत्र रूप से बोलने की अनुमति देकर और उसकी गलतियों को ना नज़रअंदाज करके और उसकी गलतियों को प्रोत्साहित करके ना उनको नई भाषा सीखने के लिए और बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो यही होता है ना जी, आप लोग भी अगर कि कोई भाषा को सीखोगे, कुछ भी नया चीज़ सीखोगे, तो आप लोगों से गलती भी होगा ना, मतलब मिस्टेक होगा ना आप लोगों से। और आपकी मिस्टेक को हम लोग गलती ना मान करके उसको अगर मैं इनकरेज करूँ कि हाँ तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो एक टीचर का काम भी ऐसा ही होता है। और इसी के द्वारा ना जो हेजिटेशन है ना उसको दूर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। चलिए उसके बाद ना स्पीकिंग स्किल के बारे में जानते हैं, मतलब वाचन कौशल, बोलने के कौशल के बारे में। तो सबसे फर्स्ट को पढ़िए स्किल, मतलब कौशल। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, स्पीकिंग स्किल आर डिफाइंड एज द स्किल विच अलो यूज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। मतलब बोलने के कौशल को उन कौशलों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, दे गिव अस द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन वर्बली एंड इन अ वे दैट
दैट द लिसनर कैन अंडरस्टैंड। मतलब वे हमें मौखिक रूप से और इस तरह से जानकारी संप्रेषित करने की क्षमता प्रदान करते हैं जो श्रोता उससे सुन करके समझ सके। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड इज साइन लैंग्वेज। मतलब बच्चों का रोना सांकेतिक भाषा है। चलिए उसके बाद मेकिंग फ्लुएंट इन स्पीकिंग स्किल। वाचन कौशल में पारंगत के बारे में जानते हैं। मतलब बोलने में ना कितना पारंगत है इसके बारे में जानते हैं। स्किल मतलब कौशल। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। स्पीकिंग इज द मीन्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब बोलना भाषा विकास की प्रक्रिया का एक साधन है। नेक्स्ट को पढ़िए। चाइल्ड कैन डेवलप प्रोफिशिएंसी एंड स्किल इन इट्स लैंग्वेज फ्लुएंसी। मतलब बच्चे अपनी भाषा की धारा प्रवाहिता मतलब एक लाइन से जो फ्लुएंसी से बोल सकते हैं ना उसमें दक्षता और कौशल को विकसित करते हैं। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। स्किल इज डेवलप विद द डेवलपमेंट ऑफ हिज लैंग्वेज एंड एट द सेम टाइम इट्स प्रोफिशिएंसी ऑन द लैंग्वेज। मतलब भाषा विकास के साथ साथ कौशल का भी विकास होता है और साथ ही भाषा पर ना उसकी दक्षता जो होता है वो भी मजबूत हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हैं। स्टटरिंग द मोस्ट कॉमन फ्लुएंसी डिसऑर्डर। मतलब हकलाना सबसे आम प्रवाह संबंधी विकार है। ये जो स्टटरिंग लिखा है ना उसका मतलब होता है हकलाना। ठीक है, हकलाना का मतलब ये होता है ना, आप लोगों को पता है ना कि कोई भी बात जब बोल रहता हो तो बीच बीच में हकलाते रहते हैं, बात को बार बार रिपीटेशन करते रहता है, तो उसको ही स्टटरिंग मतलब हकलाना कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। मतलब बच्चे द्वारा उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाना। तो क्या क्या उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। एज अ कम्युनिकेशन मीन्स संचार के साधन के रूप में। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। चिल्ड्रन यूज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट देयर। मतलब बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा के एक रूप का उपयोग करते हैं। तो कौन कौन से भाषा के रूप का उपयोग करते हैं ध्यान से पढ़िए। सबसे फर्स्ट को थॉट्स मतलब विचार, उसके बाद नीड्स मतलब आवश्यकताएं, डिज़ायर मतलब इच्छाएं, और उसके अलावा एक्सप्रेस देयर फीलिंग मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो ये जो ना चिल्ड्रन यूज फ्रॉम अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेशन मतलब बच्चे अपनी भावनाओं का व्यक्त करने के लिए, बात करने के लिए किस किस चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो ये चारों चीज़ों का उपयोग करते हैं। थॉट्स, नीड, डिज़ायर, एक्सप्रेस देयर फीलिंग, इन चारों का ना उपयोग करते हैं। तो चाहो तो आप लोग नोट करके रख सकते हो इसको। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से केवल आप लोगों को पढ़ना है और समझना है, रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद सोशल रिलेशन सामाजिक संबंध के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। दे मेंटेन देयर रिलेशन विद द सोसाइटी। वे समाज के साथ अपने संबंध को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट, शेयर देयर कल्चर बाय इंटरेक्टिंग विथ द हेल्प ऑफ देयर लैंग्वेज। मतलब उसकी भाषा की सहायता से बातचीत करके उसकी संस्कृति को समझा जा सकता है। मतलब जब आप अपने समाज में रहते हो तो अपने समाज में बातचीत करके अब एक दूसरे की जो संस्कृति है उसको समझते हो, आदान प्रदान करते हो ना, तो सेम इसमें यही कहा गया है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू कम्युनिकेशन। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान को संचार कहते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की पुनरुक्ति। मतलब बार बार हम लोग एक शब्द को दोहराते हैं ना तो उसे क्या बोलते हैं, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। चिल्ड्रन अप्लाई द वर्ड्स एंड सेंटेंस प्रीवियसली लिसनेड टू एट द अदर प्लेस टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। मतलब बच्चे अन्य स्थान पर सुने गए शब्दों और वाक्य का प्रयोग दूसरों के साथ संवाद करने के लिए करते हैं। मान के चलो आप लोगों ने ना किसी से बात किया और उनसे कोई नया वर्ड सीखा ना, तो उस वर्ड को सीखकर आप लोग जब दूसरे लोगों से, तीसरे लोगों से जब बात करते हो तो उसी वर्ड का जब आप उपयोग करते हो ना, तो ये वही कहलाता है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स कहलाता है। समझ में आया रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स क्या होता है। एक से सुना उस वर्ड को अच्छा लगा तो आपने अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करके ना जब आप लोगों ने दूसरे व्यक्ति से फिर से बात किया ना तो उस वर्ड को फिर यूज़ किया, इस्तेमाल किया, तो उसे क्या बोलेंगे, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। टू जनरेट न्यू आइडियाज़, नए विचारों की उत्पत्ति। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। चिल्ड्रन डेवलप देयर थिंकिंग एबिलिटीज़ विथ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज विच हेल्प इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। मतलब भाषा के प्रयोग से बच्चों की सोचने की क्षमता विकसित होती है जिससे नए विचार उत्पन्न करने में मदद मिलती है। तो आप लोग अगर कि कोई नया लैंग्वेज सीखोगे, मान के चलो अंग्रेजी भाषा सीखोगे, तो भाषा में उस भाषा में आप लोग क्या करोगे, सोचोगे बोलने के लिए। और जब आप लोग बोलने के लिए
सोचोगे तो आपकी जो सोच है वो क्या होगा, विकसित होगा अंग्रेजी भाषा के लिए, और नए नए विचार जो है वो उत्पन्न होगा अंग्रेजी भाषा में ही। आप लोग अंग्रेजी में ही सोचते हो ना कभी कभी इंग्लिश सीखने के लिए, तो ये नए विचारों की उत्पत्ति होता है जब आप न्यू आइडियाज़ आता है, जब आप लोग नया भाषा सीखोगे, नया लैंग्वेज सीखोगे। तो चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, राइटिंग स्किल लेखन कौशल के बारे में। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली गिव एनीवन द एप्रिसिएंस ऑफ क्रेडिबिलिटी, मतलब सही ढंग से लिखना और बोलना किसी भी व्यक्ति को विश्वसनीयता का आभास कराता है। नेक्स्ट को पढ़िए, ग्रामर हेल्प इन मेकिंग एनीवन प्रोफिशिएंट इन दिस एरिया, व्याकरण किसी को भी ना इस क्षेत्र में निपुण बनाने के लिए मदद करता है। स्किल मतलब कौशल, तो इसके बारे में पढ़िए। फर्स्ट को करेक्टिंग ग्रामर इन राइटिंग, लेखन में व्याकरण सुधारना। उसके अलावा इम्प्रूव द राइटिंग स्किल, लेखन कौशल को सुधारना। ये उसके बाद लैंग्वेज कॉम्प्लेक्साइड मतलब भाषा जटिलता के बारे में जानते हैं। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मतलब भाषा एक जटिल प्रणाली है। नेक्स्ट को पढ़िए, इट हैज़ लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर, मतलब इसमें व्याकरण के रूप में तर्क निहित है। नेक्स्ट को पढ़िए, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर, व्याकरण का महत्व के बारे में जानते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, ठीक है, तो ध्यान से आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। चलिए फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व के बारे में। ग्रामर हेल्प इन लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मतलब व्याकरण सही उच्चारण सिखाने में सहायक होता है। नेक्स्ट को पढ़िए, नॉलेज ऑफ ग्रामर इम्प्रूव स्किल ऑफ एक्सप्रेशन, व्याकरण का ज्ञान अभिव्यक्ति कौशल को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट, ग्रामर आल्सो हेल्प इन एक्वायरिंग फ्लुएंसी इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, मतलब व्याकरण किसी भी भाषा को धारा प्रवाहिता से बोलने में सहायक होता है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, विथ द नॉलेज ऑफ ग्रामर चाइल्ड डेवलप इन अ इफेक्टिवली राइटिंग स्टाइल, मतलब व्याकरण के ज्ञान से बच्चों की लेखन कौशल प्रभावी हो जाती है। चलिए उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर के बारे में जानते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, इंडिकेटिव मेथड्स मतलब आगमनात्मक पद्धति। आप लोगों को इंडिकेटिव मेथड्स और डेडिकेटिव मेथड्स के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, अगर ध्यान से आप लोग मेरे क्लास को लिए होंगे तो। सबसे पहले ध्यान से पढ़िए मेथड्स के बारे में कि मेथड्स क्या होता है। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, इंडिकेटिव मेथड्स इज अ प्रोसेस वेयर लर्नर डिस्कवर द ग्रामर रूल देन सेल्फ बाय द एग्जामिनिंग द एग्जाम्पल, मतलब आगमनात्मक विधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी व्याकरण के नियमों को स्वयं जांच परख करके खोजता है। उसके अलावा एग्जाम्पल करके हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ध्यान से पहले पढ़िए इसको। इन अ इंडिकेटिव अप्रोच इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू यूज़ अ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम ग्रामर रूल, मतलब आगमनात्मक दृष्टिकोण में व्याकरण के नियम और संदर्भों का उपयोग करना संभव होता है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, दैट इज टू से लर्नर्स एक्सप्लोर द ग्रामर रूल इन अ टेक्स्ट और एन ऑडियो रेदर देन आइसोलेटेड सेंटेंस, कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षार्थी व्याकरण के नियमों को अलग अलग वाक्यों के बजाय किसी पाठ या ऑडियो को खोजते हैं। तो क्या क्या करते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कैरेक्टर्स मतलब इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, अक्षर के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसका कैरेक्टर्स है। तो ध्यान से आप लोग पढ़िए, केवल आप लोगों को इतना ही पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। आप लोगों को ना ये जो आगमनात्मक पद्धति क्या होता है सरल तरीके से पढ़ाऊंगा, इसमें आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आएगा, मेरे को पता है। सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स को ध्यान से पढ़िए। फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल, मतलब पहले उदाहरण के नियमों तक। दूसरा, फ्रॉम माइक्रो टू माइक्रो, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म तक। स्पेसिफिक टू जनरल, सामान्य से विशिष्ट की ओर। उसके बाद फ्रॉम नॉलेज टू अननॉलेज, ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसके अलावा फ्रॉम द टैंगिबल टू द इनटैंगिबल, मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रख लेना है। इसमें जो अलग अलग कैरेक्टर दिया है ना आप लोगों का आगमनात्मक पद्धति का, तो इसको आप लोगों को नोट करके रखना है। इंडिकेटिव मेथड्स क्या होता है आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, मैं अपने शब्दों में समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक शिक्षक अपने कक्षा में बच्चों को जब कोई टॉपिक पढ़ाता है तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले जो शिक्षक होता है बच्चों को ना उसका उदाहरण देता है, उदाहरण दे करके पहले समझाता है। उसके बाद फिर उस टॉपिक के जो नियम कायदा कानून रूल रेगुलेशन ग्रामर जितना भी चीज़ है ना उसको बताता है, तो वो क्या कहलाता है, इंडिकेटिव मेथड्स कहलाता है। आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू और समझा देता हूँ। मान के चलो मैं कक्षा में गया और कक्षा में जाने के बाद ना मेरे को पढ़ाना है आगमनात्मक पद्धति मतलब इंडिकेटिव मेथड से पढ़ाना है। मान के चलो मैं पर्यावरण विषय का
पत्तों के बारे में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पढ़ाने से पहले जैसे ही मैं क्लास में गया तो ना 2-4 जो अलग अलग पेड़ के जो पत्ते हैं उसको तोड़ करके ले गया और ले जा करके पढ़ाने से पहले बच्चों को मैं पत्तों को दिखाया और दिखा करके बोला कि ये इस पेड़ का पत्ते है, ये इस पेड़ का पत्ता है और ये जो पेड़ के पत्ते हैं ना उसमें क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है और किस प्रकार से ना सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है। मैं बच्चों को ना एग्जाम्पल दूंगा पहले और समझाऊंगा पत्तों के बारे में। उसके बाद फिर जो मेरा टॉपिक है उसको जब बच्चों को पढ़ाऊंगा और उस टॉपिक के जो रूल रेगुलेशन नियम कायदा कानून है वो जब बाद में बताऊंगा ना तो वो क्या कहलाएगा, इंडिकेटिव मेथड्स कहलाएगा, आगमनात्मक पद्धति कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों को आगमनात्मक पद्धति क्या होता है? आगमनात्मक पद्धति में सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाता है, उसके बाद फिर ना उसके जो नियम कायदा कानून रूल रेगुलेशन ग्रामर जितने भी हैं सारा चीज़ को बताया जाता है उसके बाद, तो वो आगमनात्मक पद्धति कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो डेडिकेटिव मेथड्स है निगमनात्मक पद्धति है, इसी के जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। कैसे? तो सबसे पहले ना एक जो टीचर है किसी कक्षा में पढ़ाने जाएगा तो पढ़ाने से पहले उस जो टॉपिक को पढ़ाएगा उस टॉपिक के जो नियम कायदा कानून रूल रेगुलेशन ग्रामर वोकेबुलरी जितना भी चीज़ है ना सबसे पहले नियम को बताएगा बच्चों को, उसके बाद जब एग्जाम्पल देगा ना तो वो निगमनात्मक पद्धति कहलाता है, डेडिकेटिव मेथड्स कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को? इंडिकेटिव मेथड्स में क्या होता है, बच्चे जो है ना वो अपने आप से खोजबीन भी कर सकता है एग्जाम्पल के थ्रू, जब उसको दिया जाता है तो वो खुद से समझने की कोशिश करता है उसमें। और डेडिकेटिव मेथड्स में सबसे पहले आप लोगों को नियम कायदा कानून बताते हैं फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। बस इतना ही आप लोगों को समझना है इंडिकेटिव मेथड्स और डेडिकेटिव मेथड्स में। अगर आप लोग इसका जो लिखा हुआ सेंटेंस है ना उसको भी पढ़ना चाहो तो आप लोगों को इसमें जो लिखा है उसको समझा देता हूँ, तो ध्यान से फर्स्ट को पढ़िए। द प्रिंसिपल ऑफ द अप्रोच आर जनरली यूज द क्लासरूम वेयर द मेन टारगेट इज टू टीच ग्रामर स्ट्रक्चर। मतलब इस दृष्टिकोण के सिद्धांत से उपयोग आमतौर पर उन कक्षाओं में किया जाता है जहां मुख्य तौर पर लक्ष्य भाषा को शिक्षण दिया जाता है। मतलब लक्ष्य भाषा जिस भाषा में शिक्षण दिया जाता है वो, तो इसमें ये बोला है। नेक्स्ट को पढ़िए। डेडिकेटिव टीचिंग इज द ट्रेडिशनल अप्रोच इन विच इंफॉर्मेशन एबिलिटी टारगेट लैंग्वेज एंड रूल ड्राइवन एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास एंड द कंटिन्यूड विद द एग्जाम्पल। मतलब निगमनात्मक शिक्षण एक पारंपरिक दृष्टिकोण है जिसमें कक्षा की शुरुआत में लक्ष्य भाषा और नियमों के बारे में ना जानकारी दी जाती है और फिर बाद में उदाहरण दिया जाता है। मैं ठीक आप लोगों को समझाया वही चीज़ में बोला गया है। नेक्स्ट को पढ़िए। डेडिकेटिव मेथड्स इज द मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज इन टीचिंग ग्रामर टू द स्टूडेंट। मतलब निगमनात्मक विधि छात्रों को व्याकरण पढ़ने में प्रयुक्त शिक्षण की एक विधि है। कैरेक्टर्स करके दिया है तो डेडिकेटिव मेथड्स की कैरेक्टर क्या क्या होते हैं उसको ध्यान से पढ़िए। माइक्रो टू माइक्रो मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म। नेक्स्ट को पढ़िए। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक मतलब सामान्य से विशिष्ट। उसके अलावा फ्रॉम अननॉलेज टू नॉलेज मतलब अज्ञात से ज्ञात की ओर। नेक्स्ट को पढ़िए। फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल मतलब पहले रूल मतलब नियम बताया जाता है उसके बाद फिर क्या दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में है इंडिकेटिव और डेडिकेटिव मेथड्स क्या होता है। तो आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना था। केवल आप लोगों ना समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मेन टॉपिक है उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा अच्छे से बोलता हूँ कि आप लोग केवल समझने की कोशिश कीजिए और आप लोगों को ग्रामर और आप लोगों को ना ये जो थ्योरी क्लास है उसमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना तो उसमें आप लोगों का इसी से रिलेटेड 8-10 MCQ भी कराऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले।